नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं दो बहुत ही खास आधुनिक हिंदी काव्य संग्रहों के बारे में और देखेंगे कि ये कविताएं आखिर हमें बताती क्या हैं। कैसे ये प्रकृति, संस्कृति और हमारी अपनी भावनाओं का आईना बन जाती हैं। और देखिए, इस पूरी समीक्षा की शुरुआत ही एक बहुत दमदार बात से होती है। ये पंक्तियां इन कविताओं का सार हैं कि ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि प्रकृति और इंसानी जज्बातों का एक जीता जागता, सांस लेता हुआ अनुभव है। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि वो कौन सी दो कृतियां हैं जिनकी आज बात हो रही है। ये हैं लेखक मीनकेतन प्रधान के लिखे दो संग्रह, महानदी और करुकाल। अब सवाल ये है कि इन कविताओं को हम किसकी नज़र से देख रहे हैं। तो वो हैं प्रोफेसर इंदु सिंह, जो एक जानी-मानी साहित्यकार और अकादमिक हैं, और उनकी साहित्यिक दृष्टि ही हमें इन संग्रहों की गहराई तक ले जाएगी। तो आप देख सकते हैं प्रोफेसर सिंह का जो अकादमिक और साहित्यिक बैकग्राउंड है वो कितना मजबूत है, और यही वजह है कि उनकी समीक्षा में एक खास वजन है। तो चलिए देखते हैं कि वो इन कृतियों के बारे में आखिर कहती क्या हैं। तो सवाल उठता है कि इन कविताओं की आत्मा क्या है, मतलब इनके केंद्र में क्या है। प्रोफेसर सिंह ने अपनी समीक्षा में तीन मुख्य थीम, या कह सकते हैं तीन पिलर्स की पहचान की है, जिन पर यह पूरा काव्य संसार टिका हुआ है। समीक्षक ने इन दोनों संग्रहों में एक बड़ा खूबसूरत सा फर्क बताया है। एक तरफ है महानदी, जिसे वो एक गहरी शांत यात्रा की तरह देखती हैं, और दूसरी तरफ है करुकाल, जो इंसानी संवेदनाओं की एक बहुत ही नाजुक पड़ताल है। मतलब एक में गहराई है तो दूसरे में विस्तार। तो सबसे पहली और सबसे अहम बात है प्रकृति। इन कविताओं में प्रकृति कोई बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह नहीं है, बल्कि वो खुद एक किरदार है, एक जीता जागता किरदार। इसका मतलब ये हुआ कि नदियां, पहाड़, जंगल, ये सब भी अपनी कहानी कह रहे हैं, अपनी आवाज उठा रहे हैं। अच्छा, प्रकृति से आगे बढ़ें तो ये कविताएं हमें सीधे संस्कृति के ताने बाने में ले जाकर खड़ा कर देती हैं। ये सिर्फ कोरे शब्द नहीं है, बल्कि हमारी परंपराओं का, हमारे सामाजिक रिश्तों का एक आईना है। पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता है मानो हम उसी दुनिया का हिस्सा बन गए हों। और आखिर में सबसे जरूरी बात, ये कविताएं इंसानी जज्बातों की गहराइयों में उतरती हैं। चाहे वो खुशी हो या गम, प्यार हो या जुदाई, ये उन सभी भावनाओं की परतें खोलती हैं जिन्हें हम सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी महसूस करते हैं। और जानते हैं, यही बात इन कविताओं को इतना यूनिवर्सल बना देती है। तो ठीक है, हमने प्रकृति, संस्कृति और भावनाओं की बात तो कर ली, लेकिन इन सबको मिलाकर समीक्षक आखिर किस नतीजे पर पहुंचती हैं? इन कविताओं का असली जादू वो कहाँ छिपा है? समीक्षक का ये एक वाक्य मानो पूरी समीक्षा का निचोड़ है। ये कितनी खूबसूरती से बताता है कि कैसे एक किताब की गहराई और दूसरे की संवेदनशीलता दोनों मिलकर एक ऐसा यादगार अनुभव बनाती हैं जो एक दूसरे के बिना शायद अधूरा रह जाता। तो अब सवाल आता है कि साहित्य की दुनिया में इन किताबों की जगह कहाँ है? क्या इनका कोई स्थायी प्रभाव होगा? इनका योगदान कितना बड़ा है? और देखिए, समीक्षक अपनी बात को खत्म करती हैं लेखक के लिए एक बहुत ही प्यारी शुभकामना के साथ। वो उम्मीद करती हैं कि लेखक की कलम वो हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चले, पढ़ने वालों के दिलों पर एक ऐसी छाप छोड़े जो कभी मिटे नहीं, और आखिरकार उनका काम साहित्य में एक अनमोल योगदान के तौर पर हमेशा याद किया जाए। और यही है समीक्षक का आखिरी फैसला कि ये संग्रह सिर्फ कविता की किताबें नहीं हैं, बल्कि ये साहित्य की दुनिया के लिए एक बहुत कीमती, एक बहुत बड़ा तोहफा है। और सच कहूं तो ये बहुत बड़ी तारीफ है। ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है कि आखिर कविता शब्दों के जरिए हमारी दुनिया को गहराई और संवेदनशीलता देती कैसे है। जरा सोचिए, कैसे कुछ चुने हुए शब्द हमारे आसपास की दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल सकते हैं। मीनकेतन प्रधान की काव्य कृतियां महानदी तथा करुकाल पर प्रोफेसर इंदु सिंह द्वारा की गई समीक्षा। समीक्षक का परिचय। प्रोफेसर श्रीमती इंदु सिंह, एमए हिंदी, बीएड, एमफिल, स्नातकोत्तर हिंदी पत्रकारिता डिप्लोमा, पीएचडी शोधार्थी, भूतपूर्व प्रवक्ता, विवेकानंद डिग्री कॉलेज, हैदराबाद। राष्ट्रीय स्तर की पत्र पत्रिकाओं में आलेख एवं रचनाएं प्रकाशित। समीक्षा का वाचन। महानदी और करुकाल कविता संग्रह न केवल शब्दों का संकलन है, बल्कि प्रकृति, संस्कृति और मानवीय संवेदनाओं का जीवंत चित्र है।
महानदी की गहराई और करुकाल की संवेदना इस काव्य यात्रा को एक अद्भुत ऐश्वर्य प्रदान करती है। आपकी लेखनी यूं ही सत्य, सरसता और संवेदना के सुरों में बहती रहे और पाठकों के हृदय में अमिट छाप छोड़ती रहे। साहित्य के इस अनमोल योगदान हेतु आपको हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। नमस्कार। आज हम एक खास चर्चा करने वाले हैं। कवि मीनकेतन प्रधान की 2 काव्य कृतियां हैं, महानदी और करुणाकाल। जी इन पर प्रोफेसर इंदु सिंह ने एक समीक्षा लिखी है, जी। तो हमारे पास उसके कुछ अंश हैं अच्छा। और कोशिश यही रहेगी कि इस समीक्षा के जरिए हम समझें कि इन कविताओं का मतलब सार क्या है, इनकी साहित्यिक अहमियत क्या हो सकती है। बिल्कुल। और ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि प्रोफेसर सिंह, जिनका अकादमिक अनुभव इतना गहरा है, वो इन कविताओं को कैसे देखती हैं। हाँ, उनकी जो पृष्ठभूमि है वो इस विश्लेषण को आप कह सकते हैं खास वजन देती है। सही बात है। स्रोत की अगर बात करें तो ये समीक्षा प्रोफेसर श्रीमती इंदु सिंह की है और उनकी अकादमिक योग्यता वो तो काफी प्रभावशाली है। हिंदी में MA, B.Ed, M.Phil, जी। स्नातकोत्तर हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा भी और PhD शोधार्थी भी हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो हैदराबाद के विवेकानंद डिग्री कॉलेज में पढ़ा भी चुकी हैं। राष्ट्रीय स्तर की पत्र-पत्रिकाओं में उनके लेख, उनकी रचनाएं छपती रहती हैं। तो मतलब ये कोई ऐसी वैसी टिप्पणी नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये महज एक राय नहीं है, बल्कि एक संजीदा साहित्यिक मूल्यांकन की उम्मीद हम कर सकते हैं यहाँ। निश्चित रूप से। देखिए, जब ऐसी पृष्ठभूमि वाली कोई समीक्षक किसी कृति पर लिखती है ना, तो वो अक्सर सिर्फ ऊपरी तौर पर तारीफ या आलोचना नहीं करती। वो रचना के गहरे साहित्यिक और कई बार सांस्कृतिक संदर्भों को भी देखती हैं। उनका अनुभव उन्हें शब्दों के चयन, शैली और जो अंदर का संदेश होता है ना, हाँ, अंतर्निहित संदेश, उसको बेहतर ढंग से परखने की क्षमता देता है। तो चलिए फिर सीधे समीक्षा के मूल भाव पर आते हैं। प्रोफेसर सिंह एक बहुत ही, मुझे लगता है, दमदार वाक्य से शुरुआत करती हैं। अच्छा। वो लिखती हैं, महानदी और करुकाल कविता संग्रह न केवल शब्दों का संकलन है, बल्कि प्रकृति, संस्कृति और मानवीय संवेदनाओं का जीवंत चित्र है। जीवंत चित्र, हाँ। ये जीवंत चित्र, ये शब्द अपने आप में बहुत कुछ कहता है ना। सिर्फ शब्दों का ढेर नहीं, बल्कि एक जीवंत चित्र होना। इसका क्या मतलब निकाले हम? ये वाकई एक बहुत बहुत गहरी टिप्पणी है। जीवंत चित्र कहने का मतलब ये हुआ कि ये कविताएं पाठक के मन में एक तस्वीर या कहिए एक अनुभव को बिल्कुल जिंदा कर देती हैं। अच्छा। समीक्षक शायद ये कहना चाह रही हैं कि कवि प्रधान वो शब्दों का इस्तेमाल कुछ इस तरह करते हैं कि प्रकृति सिर्फ बताई नहीं जाती, वो महसूस होती है। महसूस होती है। हाँ, संस्कृति का सिर्फ जिक्र नहीं होता, उसकी धड़कन सुनाई देती है। और जो मानवीय भावनाएं हैं वो सिर्फ कहीं नहीं जाती, पाठक उन्हें जैसे अपने अंदर अनुभव करने लगता है। ये सपाट बयानी नहीं है, उससे कहीं आगे की बात है। ये पाठक को सिर्फ एक दर्शक नहीं रहने देता, बल्कि एक तरह से सक्रिय सहभागी बना देता है। यानी कि कविताएं सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि एक तरह से जीने या महसूस करने के लिए है। ये तो बड़ी बात हुई। हाँ, बिल्कुल। क्या इसका मतलब ये भी है कि कवि अपने आसपास की दुनिया को, इंसानी जज्बातों को बहुत गहराई से मतलब आत्मसात करते हैं, तभी वो इतनी सच्चाई से उतार पाते होंगे? संभवतः यही आशय है। देखिए, जीवंत चित्र बनाने के लिए कवि का अवलोकन, वो ऑब्जर्वेशन, बहुत पैना होना चाहिए। सही। और साथ ही उन अवलोकनों को भाषा में इस तरह ढालने की कला आनी चाहिए कि वो बनावटी न लगे। हाँ, बनावटी ना लगे, बल्कि एकदम स्वाभाविक और सच्चे लगें। इसमें एक तरह की ईमानदारी झलकती है, एक गहरा जुड़ाव झलकता है प्रकृति के साथ, अपनी जड़ों यानी संस्कृति के साथ, और सबसे बढ़कर इंसानी भावनाओं के उतार चढ़ाव के साथ। समीक्षक शायद इसी पूरी तस्वीर को, इसी सजीवता को रेखांकित कर रही हैं। ये सिर्फ कलाबाजी नहीं है, ये अनुभव की प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। ये दिलचस्प है कि कैसे एक शब्द, जीवंत चित्र, कवि के हुनर और उनकी दृष्टि दोनों पर रोशनी डाल देता है। अच्छा, समीक्षा में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जी। प्रोफेसर सिंह 2 खास तत्वों का जिक्र करती हैं। महानदी की गहराई और करुकाल की संवेदना इस काव्य यात्रा को एक अद्भुत ऐश्वर्य प्रदान करती है। अद्भुत ऐश्वर्य। हाँ, यहाँ महानदी और करुकाल, ये क्या है? क्या ये सिर्फ किताबों के नाम है या इनका कोई मतलब, कोई प्रतीकात्मक अर्थ भी है? देखिए, जाहिर तौर पर ये संग्रहों के नाम तो हैं ही। हाँ, वो तो हैं। लेकिन जिस तरह से समीक्षक ने इन्हें इस्तेमाल किया है ना यहाँ,
उससे ऐसा लगता है कि वो इनके प्रतीकात्मक अर्थों पर ज्यादा जोर दे रही हैं। अच्छा। महानदी की गहराई। अब सोचिए, एक महानदी, एक बड़ी नदी कैसी होती है? हाँ, गहरी होती है, फैली हुई। हाँ, सतह पर शायद शांत दिखे, पर उसमें एक अथाह गहराई होती है, एक विस्तार होता है, कई धाराएं उसमें मिलती हैं। तो शायद समीक्षक का इशारा कविताओं में जो विचार है उनकी गहनता की ओर है। अच्छा, विचारों की गहराई। हाँ, चिंतन का विस्तार, या जीवन के जो अनुभव हैं उनकी जो अलग अलग परतें हैं, उस समझ की ओर है। ये उथलेपन का बिल्कुल उल्टा है। और करुण काल की संवेदना, ये करुण काल शब्द थोड़ा अनूठा सा लगता है। क्या ये करुणा या कोमलता से जुड़ा हुआ है? हाँ, बिल्कुल। करु शब्द तो सीधे सीधे करुणा या कोमलता की तरफ ही इशारा करता है। जी। काल यहाँ पर समय या दौर का प्रतीक हो सकता है, या शायद अवस्था का। तो करुण काल की संवेदना का मतलब हो सकता है कोमल भावनाओं का दौर, या फिर सहानुभूति और करुणा से भरी हुई अवस्था या अभिव्यक्ति। ये कविताओं के भावनात्मक पहलू की तरफ इशारा है। उनके दिल को छूने की जो क्षमता है, मानवीय रिश्तों को, दुख दर्द को समझने और दर्शाने की जो कला है, उस ओर संकेत करता है। ये वो पहलू है जो पाठक को इमोशनली कनेक्ट करता है। तो समीक्षक ये कह रही हैं कि इन कविताओं में विचारों की गहराई भी है और भावनाओं की नरमी, कोमलता भी है, और इन दोनों का मेल ही इन्हें खास बनाता है। जी हाँ। उन्हें एक अद्भुत ऐश्वर्य देता है। ये संयोजन, ये मेल इतना महत्वपूर्ण क्यों लगता है? ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए, अक्सर क्या होता है कि बहुत बौद्धिक या गहरी बातें कभी कभी रूखी हो जाती हैं, भावनाओं से खाली सी लगती हैं। हाँ, ऐसा होता है। या फिर दूसरी तरफ बहुत ज्यादा भावनात्मक कविताएं, उनमें विचारों की गहराई की कमी रह सकती है, वो थोड़ी उथली लग सकती हैं। सही। प्रोफेसर सिंह शायद यही कह रही हैं कि इन संग्रहों की खूबी इसी संतुलन में है, इसी बैलेंस में है। यहाँ गहराई है लेकिन वो संवेदना के साथ है, और संवेदना है लेकिन वो सतही नहीं है, वो एक गहरी समझ, एक चिंतन से जुड़ी हुई है। और ये जो अद्भुत ऐश्वर्य शब्द इस्तेमाल किया है ना उन्होंने, वो बताता है कि ये संतुलन ना सिर्फ दुर्लभ है, बल्कि ये काव्य को एक अनूठी समृद्धि देता है, एक खास किस्म की अमीरी देता है, जो दिमाग को भी और दिल को भी, दोनों स्तरों पर पाठक को संतुष्ट करती है। ये विश्लेषण वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे दो अलग अलग लगने वाले तत्व मिलकर एक ज्यादा शक्तिशाली प्रभाव पैदा कर सकते हैं। क्या ये संतुलन साधना आसान होता होगा कवियों के लिए? बिल्कुल नहीं, आसान तो बिल्कुल नहीं होता होगा। ये संतुलन साधना ही तो कवि की परिपक्वता और उसकी कला पर जो पकड़ है उसका प्रमाण होता है। अच्छा। अपने विचारों को बिना भाव खोए गहराई देना, और अपने भावों को बिना विचारात्मक खोखलेपन के व्यक्त करना, ये एक बड़ी चुनौती है। सही बात है। समीक्षक जब इस संतुलन को अद्भुत ऐश्वर्य कह रही हैं, तो वो शायद इसी मुश्किल काम में कवि की सफलता को सराह रही हैं। इसके बाद प्रोफेसर सिंह कवि के भविष्य के लिए कुछ शुभकामनाएं देती हैं, और साथ ही ऐसा लगता है जैसे कुछ उम्मीदें भी रखती। वे लिखती हैं, आपकी लेखनी यूं ही सत्य, सरसता और संवेदना के सुरों में बहती रहे और पाठकों के हृदय में अमिट छाप छोड़ती रहे। सत्य, सरसता और संवेदना। हाँ, यहाँ ये 3 शब्द खास हैं, सत्य, सरसता और संवेदना। इनका क्या महत्व है एक प्रभावी लेखन में, खासकर कविता में? देखिए, ये 3 शब्द समीक्षक की नजर में शायद एक आदर्श कविता के आधार स्तंभ हैं। अच्छा। सत्य का मतलब यहाँ सिर्फ वो फैक्ट वाली सच्चाई नहीं है। हाँ, तथ्यात्मक सच्चाई नहीं। हाँ, बल्कि प्रामाणिकता, ईमानदारी, जीवन के अनुभवों को बिना किसी बनावट या दिखावे के प्रस्तुत करना। पाठक को लगना चाहिए कि जो कहा जा रहा है वो सच्चा है, महसूस किया हुआ है। ये कविता को एक विश्वसनीयता देता है। और सरसता, ये शब्द थोड़ा कम सुनने में आता है आजकल। हाँ, सरसता का मतलब है रसपूर्णता। रसपूर्णता? हाँ, प्रवाह, सहजता, या कहिए माधुर्य। मतलब कविता सिर्फ गंभीर या सच्ची ही ना हो, बल्कि उसमें एक स्वाभाविक सुंदरता हो, एक लय हो, एक बहाव हो, जो पढ़ने में आनंद दे, पढ़ने में अच्छा लगे। हाँ, भाषा मुश्किल या बोझिल न हो, बल्कि आसानी से बहती हुई लगे। ये चीज पाठक को कविता से जोड़े रखती है, उसे बोझिल नहीं बनने देती। ये कविता का, कह लीजिए, कलात्मक पहलू है। और संवेदना, इस पर तो हमने पहले भी थोड़ी बात की थी। हाँ, संवेदना यानी भावनाओं को गहराई से महसूस करने और व्यक्त करने की क्षमता। ये चीज कविता को मानवीय बनाती है, उसे पाठक के दिल से जोड़ती है।
ये सहानुभूति, करुणा, प्रेम, पीड़ा जैसी भावनाओं को समझने और साझा करने का जरिया बनती है। तो अगर देखें, सत्य जहां कविता को जमीन देता है, सरसता उसे पंख देती है और संवेदना उसे आत्मा देती है। क्या बात है। तो समीक्षक की कामना है कि कवि इन तीनों धागों को हमेशा अपनी बुनावट में कायम रखें। हाँ, बिल्कुल। ताकि वे पाठकों पर अमिट छाप छोड़ सकें। ये अमिट छाप क्या चीज है? क्या ये सिर्फ पसंद आने से ज्यादा कुछ है? हाँ, बिल्कुल। अमिट छाप का मतलब है एक ऐसा असर जो वक्त के साथ धुंधला न पड़े। ये सिर्फ फौरी तारीफ या मनोरंजन नहीं। अच्छा। ये वो कविता है जो पाठक के जहन में बस जाती है, उसे सोचने पर मजबूर करती है, हो सकता है उसके नजरिए को थोड़ा बदल दे या जीवन के किसी मुश्किल मोड़ पर उसे सहारा दे। ऐसी छाप छोड़ने के लिए ही सत्य, सरसता और संवेदना का संगम जरूरी है, क्योंकि तभी कविता पाठक के बौद्धिक, कलात्मक और भावनात्मक तीनों स्तरों पर असर डाल पाती है। सही। समीक्षक की ये शुभकामनाएं असल में कवि के लिए एक ऊंचा मयार, एक स्टैंडर्ड सेट करती हैं। ये बहुत अच्छी तरह से समझाया आपने। ये तीनों गुण मिलकर ही शायद उस जीवंत चित्र को रचते होंगे जिसका जिक्र एकदम शुरू में हुआ था। हाँ, हो सकता है, बिल्कुल। अब समीक्षा के अंतिम हिस्से पर आते हैं। प्रोफेसर सिंह लिखती हैं, साहित्य के इस अनमोल योगदान हेतु आपको हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। अनमोल योगदान। अनमोल योगदान, ये शब्द बहुत वजनदार लगते हैं, खासकर जब एक अनुभवी एकेडमिक के कलम से निकले हों। निश्चित रूप से। ये सिर्फ तारीफ के औपचारिक शब्द नहीं है। जब प्रोफेसर सिंह जैसा कोई समीक्षक, जिनकी अपनी अकादमिक साख है, वो किसी कृति को साहित्य के लिए अनमोल योगदान कहता है या कहती हैं, हाँ, तो इसका मतलब है कि वे इन कविताओं को सिर्फ कवि की व्यक्तिगत उपलब्धि के तौर पर नहीं देख रही। वे इसे हिंदी साहित्य का जो पूरा परिदृश्य है, उसमें एक महत्वपूर्ण और मूल्यवान इजाफा मान रही हैं। इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या ये कविताएं कुछ नया कह रही हैं, या पुराने विषयों को किसी नए ढंग से कह रही हैं, या शायद वो जो संतुलन की बात हमने की थी, गहराई और संवेदना वाला, क्या वो साध रही हैं जो आजकल कम देखने को मिलता है? ये कई बातें हो सकती हैं। और देखिए, समीक्षा के सिर्फ इन अंशों से एकदम सटीक कारण बताना तो मुश्किल है। हाँ, वो तो है। लेकिन अनमोल योगदान कहने का मतलब ये हो सकता है कि ये कृतियां शायद समकालीन हिंदी कविता में किसी कमी को पूरा करती हैं, या एक ऐसी शैली या आवाज प्रस्तुत करती हैं जो अनूठी है। हो सकता है कि वे उन मूल्यों को, जैसे प्रकृति से जुड़ाव, सांस्कृतिक जड़ों की समझ, गहरी मानवीय संवेदना, इनको फिर से स्थापित करती हों, जिन्हें शायद आज के जीवन में थोड़ा किनारे कर दिया गया हो। हाँ, ये मुमकिन है। या जैसा आपने कहा, शायद वो गहराई और संवेदना का वो अद्भुत ऐश्वर्य ही अपने आप में इतना दुर्लभ और मूल्यवान है कि समीक्षक उसे पूरे साहित्य के लिए एक योगदान मानती हैं। ये टिप्पणी इन कविताओं को एक बड़े कैनवस पर रखती है और उनके महत्व को रेखांकित करती है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, प्रोफेसर इंदु सिंह की समीक्षा के आईने में मीनकेतन प्रधान की कविताएं सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वे प्रकृति, संस्कृति और मानवीय भावनाओं को सजीव करती हैं, एक जीवंत चित्र सामने रखती हैं। हाँ, और उनमें विचारों की महानदी जैसी गहराई है और भावनाओं की करुण काल जैसी कोमलता, नरमी है, और इनका एक अनूठा संगम है जो उन्हें एक खास ऐश्वर्य या कहिए समृद्धि देता है। ये संतुलन ही उनकी बड़ी खूबी जान पड़ती है। साथ ही समीक्षक एक अच्छी और स्थायी प्रभाव छोड़ने वाली कविता के लिए 3 गुणों को बहुत जरूरी मानती हैं। जी। सत्य यानी प्रामाणिकता, जी। सरसता यानी सहज प्रवाह और सौंदर्य, और संवेदना यानी भावनात्मक जुड़ाव। और वो कवि से इन गुणों को बनाए रखने की उम्मीद करती हैं। बिल्कुल। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात शायद ये कि इन कृतियों को केवल व्यक्तिगत अभिव्यक्ति नहीं माना गया है, हाँ, बल्कि समग्र हिंदी साहित्य के लिए एक अनमोल योगदान के रूप में देखा गया है। यह उनके साहित्यिक कद और महत्व को दिखाता है, खासकर जब ये टिप्पणी एक स्थापित अकादमिक और समीक्षक की ओर से आ रही है। वाकई ये समीक्षा इन कविताओं के प्रति उत्सुकता जगाती है। ऐसा लगता है कि इनमें कुछ ऐसा है जो आज के पाठक को भी छू सकता है, उससे बात कर सकता है। बिल्कुल। और ये समीक्षा हमें इस पर भी सोचने का एक मौका देती है कि कविता का असल काम क्या है। क्या वो सिर्फ मनोरंजन है या उसका दायित्व कुछ और गहरा है? अच्छा सवाल है। प्रोफेसर सिंह की बातें याद दिलाती हैं कि कैसे शब्द जब सत्य, सरसता और संवेदना के साथ इस्तेमाल किए जाएं, तो वे हमारे अनुभवों को न सिर्फ दिखा सकते हैं बल्कि उन्हें समृद्ध भी कर सकते हैं। सही कहा। वे हमें प्रकृति से,
अपनी संस्कृति से और सबसे बढ़कर अपनी और दूसरों की भावनाओं से जोड़ सकते हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या आज के इस तेज रफ्तार और डिजिटल दुनिया में हम अभी भी ऐसी कविता की तलाश करते हैं या शायद रच सकते हैं जिसमें महानदी की गहराई भी हो और करुण काल की संवेदना भी, दोनों का वास हो। ये एक सवाल है जो शायद हर पाठक और लेखक को खुद से पूछना चाहिए।